नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं बिहार देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। 2026 में केंद्र और राज्य सरकार कौन कौन से बड़े नियम और योजना लागू किए हैं। वर्तमान समय एलपीजी डीजल पेट्रोल की खबरें भी, साथ ही साथ आम आदमी की जिंदगी पर 1 अप्रैल 2026 से क्या असर पड़ेंगे, ये सभी एक एक करके विस्तार से। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आप किस जिला किस शहर से देख रहे हैं। बिहार में जीविका योजना के तहत संचालित दीदी की रसोई तेजी से सफलता की नई कहानी लिख रही है। राज्य भर में इसकी 334 यूनिट्स खुल चुकी हैं, जिससे 5,640 परिवारों को रोजगार मिला है। इस पहल के जरिए अब तक करीब 286 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है, जो महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है। किशनगंज महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई पोठिया में इस सीजन चाय पत्ती उत्पादन का ट्रायल मंगलवार को किया गया। डीपीएम जीविका अनुराधा चंद्रा ने कहा कि महानंदा एफपीसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस सीजन 10 लाख किलो चाय पत्ती उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज यानी 1 अप्रैल 2026 से कचरा प्रबंधन के नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। अब हर घर, दुकान और संस्था को अपना कचरा 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर देना जरूरी होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो सफाई कर्मी उसका कचरा उठाने से मना कर सकते हैं। सरकार का मकसद है कि कचरे को शुरुआत में ही अलग कर लिया जाए, ताकि उसे आसानी से सही जगह पर निपटाया जा सके और प्रदूषण कम हो। बिहार भूमि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने आवेदनों के निष्पादन के लिए लागू FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस संबंध में उप निदेशक मोना झा द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य प्राथमिकता वाले मामलों को तेजी से निपटाना है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने न्यूज चैनल आज तक के एक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वह अमेरिका में थे तो एक कॉफी शॉप पर उन्हें एक बोर्ड दिखा। इस बोर्ड पर लिखा था गोल्डन मिल्क। पूछने पर पता चला कि गोल्डन मिल्क दूध का एक ऐसा ग्लास है जिसमें सोया मिल्क है और उसमें एक चुटकी हल्दी डाली गई है। उस गोल्डन मिल्क के एक ग्लास की कीमत $10 थी। कीमत सुनकर वह चौंक गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बिहार में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कब देंगे और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ ही यह भी कि इस्तीफे के कागज पर आखिर किसके सिग्नेचर हैं। दरअसल आरजेडी ये सवाल उठा रही है कि इस्तीफे के कागज पर जो हस्ताक्षर है वो नीतीश कुमार के नहीं है। आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ देश भर में कई बड़े बदलाव भी हुए हैं। इनमें से ही एक बड़ा बदलाव पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। पैन कार्ड से जुड़े बदलाव के तहत अब पैन और आधार में कार्ड होल्डर का एक जैसा नाम होना चाहिए। अगर सेपलिंग या किसी भी कारण की वजह से दोनों में नाम अलग अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति में कार्ड होल्डर का पैन इनएक्टिव हो जाएगा। जगदीशपुर से जेडीयू के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया कि नीतीश कुमार और उनकी मुलाकात होती रहती है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार उनके बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है इसके बारे में नीतीश कुमार ही जानते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा बताया कि बिहार की 95% जनता नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने से दुखी है। प्रदेश की महिलाओं को अब चिंता है कि 10,000 रुपए वाली योजना का पैसा कैसे आएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खौफनाक स्थिति बनी हुई है। यहां पानी पीने आए एक बाघ को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। यह घटना इलाके में डेडली ट्रैप की तरह उभर कर सामने आई है। चिंता की बात यह है कि पिछले महज 3 महीनों में वन्य जीवों की यह तीसरी ऐसी मौत है। प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है कि कैसे जंगलों के भीतर पानी के स्रोतों के पास वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पटना विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान छात्रों के हंगामे का मामला अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। पीरबहोर थाना में शिकायत दर्ज होने के बाद छात्र संघ अध्यक्ष समेत 6 छात्रों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है, जबकि 30 से 35 अज्ञात छात्रों को भी आरोपी बनाया गया है। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी। इसी बीच भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने साफ संकेत दिया है
कि 10 अप्रैल तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मऊ से कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 8 अप्रैल से शुरू होकर कुल 15 फेरों के लिए चलाई जाएगी। इससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों यात्रियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। पटना के रजिस्ट्री ऑफिस में फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के अंतिम दिन 31 मार्च सरकारी छुट्टी के बावजूद जमीन और मकान की खरीद बिक्री के लिए काफी भीड़ रही। टोटल 321 डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे लगभग 6 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। लेकिन सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को लोगों की संख्या कम रही। सोमवार को 375 डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन से लगभग 7.50 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। जमालपुर रतनपुर रेलखंड पर भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तीसरी रेल सुरंग के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। 1094 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सुरंग न केवल तकनीक का बेजोड़ नमूना होगी, बल्कि भागलपुर किऊल रेलखंड के पूरे ट्रैफिक गणित को बदलकर रख देगी। नालंदा की घटना दुखद है, लेकिन सरकार ने भी मामले में तुरंत एक्शन लिया। वहां के एसएचओ और 4 सिपाही को सस्पेंड किया गया। 4 घंटे के अंदर मुआवजे की राशि उनके अकाउंट में चली गई। प्रधानमंत्री ने भी अपने कोष से पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया है। घटना की जांच चल रही है। यह बात मंत्री दिलीप जायसवाल ने कही। नालंदा में मंगलवार को शीतला माता मंदिर में भगदड़ के बाद 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 महिलाएं हैं। इनमें ज्यादातर नालंदा की ही रहने वाली है। हादसे को लेकर पुलिस ने मंदिर के 4 पुजारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन पुजारियों से पूछताछ कर रही है। पटना के वाल्मी परिसर स्थित बिपार्ड स्किल पार्क में बुधवार की सुबह कुछ ऐसी ही रही, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अभिभावक और मार्गदर्शक की भूमिका में छात्रों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने न केवल दक्षता भवन का बारीकी से निरीक्षण किया, सीतामढ़ी और रक्सौल के रेल यात्रियों की 15 साल पुरानी मुराद आखिरकार पूरी हो गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लंबी पैरवी के बाद रेल मंत्रालय ने रक्सौल तिरुपति स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। एक ओर जहां कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है, वहीं कई इलाकों में ठंडी हवाओं और बादलों ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन के पास बुधवार की दोपहर किसी फिल्मी सीन जैसी रही, जहां एक सिरफिरा आशिक करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। रेलवे कॉलोनी परिसर में अचानक मची इस अफरा तफरी ने न केवल पुलिस प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए, बल्कि आसपास के इलाके में हड़कंप मचा दिया। बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने की जरूरत अब बुजुर्गों को नहीं पड़ेगी। अब घर बैठे ऑनलाइन ही यह सुविधा मिलेगी। पहले बुजुर्गों को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ एप्लीकेशन देना पड़ता था। इस दौरान मैनुअल अंगूठा से लेकर गवाहों के साइन तक की जिम्मेदारी निबंधन अधिकारी की होती थी। कई बार रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर बुजुर्गों को लगाना पड़ता था, जिससे काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब उन्हें राहत मिल सकेगी। समस्तीपुर में मुक्तापुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज आरओबी बनाने का भूमि पूजन किया गया। यहां पिछले 20 से 25 साल से यहां जाम एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। दरअसल दरभंगा और समस्तीपुर को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर यह रेलवे गुमटी काफी अहम है। जब भी फाटक बंद होता था, पूरे इलाके में लंबा जाम लग जाता था और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब ओवरब्रिज बनने के बाद इस परेशानी से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए गए हैं। जहां एक ओर मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर 239 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं दूसरी ओर राज्य के कई जिलों में नए आयुष अस्पताल खोलने की मंजूरी भी मिल गई है। इन दोनों फैसलों से रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर और दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली और हावड़ा के बीच भी समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। पटना के मुसल्लहपुर हाट के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित भव्य शताब्दी समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोजगार और विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 5 वर्षों में
रिकॉर्ड स्तर पर नौकरियां दी गई हैं। आने वाले समय में रोजगार के और बड़े अवसर पैदा किए जाएंगे। बिहार में आंधी तूफान और ओला गिरने का दौर थमते ही अब भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। अप्रैल के पहले दिन से ही पारे में उछाल देखने को मिल सकता है और IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके में कारोबारी पर फायरिंग की गई। शिवपुरी नाला के पास एक अपार्टमेंट में रहने वाले कारोबारी दिलीप कुमार सिंह 45 साल को निशाना बनाया गया। दिलीप कुमार गाड़ी से उतरकर अपने 502 नंबर फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ग्राउंड फ्लोर पर ही 2 बदमाशों ने उन पर फायरिंग की। एक गोली उनके पेट में लगी और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बिहार सरकार ने राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक और संगठित कार्रवाई का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत आज से ही होगी। बिहार में आज से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने सभी जिलाधिकारियों, एडिशनल कलेक्टर्स, भूमि सुधार, डिप्टी कलेक्टर्स, अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC ने दूसरे राज्यों के लिए अपनी सेवाओं को विस्तार देते हुए 32 नई डीलक्स बसों का बेड़ा पटना मंगा लिया है। टाटा मोटर्स की ये शानदार AC और नॉन AC बसें मई महीने से सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी, जिससे दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों की यात्रा काफी सुलभ हो जाएगी। बिहार सरकार के अधिकारियों ने मंगलवार को अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। DGP, मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने ऑनलाइन ही संपत्ति के बारे में जानकारी दी, जिसमें यह पता चला कि DGP विनय कुमार कैश नहीं रखते हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्य सचिव से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी के पास है। अब जल्द ही बिहार की सड़कों पर लड़ाकू विमान देखे जा सकेंगे। राज्य की 3 सड़कों पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF या फिर हाईवे रनवे बनाया जाना है। हाईवे रनवे के लिए DPR भी तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों की माने तो पहला पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर ELF की सुविधा डेवलप की जाएगी। लगभग 245 किलोमीटर की लंबी सड़क पर निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 18,242 करोड़ खर्च किए जा सकेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से सबको चौंका दिया है। कोलकाता के सियासी गलियारों में इस बात की प्रबल चर्चा है कि भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी ही भाजपा के अघोषित मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। चर्चा को हवा तब मिली जब यह खबर सामने आई कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार 2 अप्रैल को शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण से पहले सूबे की सियासत में वोट बैंक की जंग तेज हो गई है। बुधवार को मुर्शिदाबाद के नोदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए AIMAIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और अन्य दलों ने दशकों से मुसलमानों का इस्तेमाल केवल सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए किया। बदले में मुसलमानों को सिवाय पिछड़ेपन के कुछ नहीं मिला। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ चुकी है। चुनाव में मतदान करने के लिए लोग फॉर्म 6 जमा करने में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग में बड़ी संख्या में फॉर्म 6 बरामद होने के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीति गर्मागर्मी हुई है। तृणमूल ने इस संबंध में आरोप लगाया है कि भाजपा फॉर्म 6 जमा करके दूसरे राज्यों के लोगों को बंगाल में वोटर बनाने का प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग ने तृणमूल के इस आरोप पर संज्ञान लिया है और बंगाल के CEO ने इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। विधानसभा चुनाव 2026 में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और अधिकारी अगर बीमार पड़ते हैं तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी है। गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का प्रचार अभियान तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के मामले भी बढ़ गए हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस इस बार अपने विरोधी दलों से ज्यादा चुनाव आयोग पर हमला बोल रही है। बीरभूम जिले के नानूर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को अलर्ट किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को विशेष मिशन पर भेजा गया है।
इसका उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करना हो सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में आसनसोल दक्षिण सीट पर इस बार दिलचस्प और कांटे की टक्कर होने वाली है। रानीगंज की कोयला पट्टी का यह शहरी औद्योगिक क्षेत्र इस समय बदलाव के मुहाने पर खड़ी दिया है। यहां का चुनावी मुकाबला केवल विकास के दावों तक सीमित नहीं है। कोयला अर्थव्यवस्था, अवैध खनन और पहचान की राजनीति के इर्द गिर्द सिमट गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची पर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की प्रगति पर संतोष जताते हुए बताया कि कुल 60 लाख आपत्तियों में से 47.4 लाख का निपटारा किया जा चुका है। 700 जज हर दिन 1.75 लाख से 2 लाख मामलों की जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सबसे बड़ी सियासी जंग का केंद्र भवानीपुर बनने जा रहा है। दक्षिण कोलकाता की इस हाई प्रोफाइल सीट पर दीदी बनाम दादा के मुकाबले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ताजा अपडेट के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नामांकन की तारीखें तय हो गई हैं। इनका नामांकन किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगा। कोलकाता मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है। इसी बीच व्यावसायिक गैस की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। बुधवार 1 अप्रैल से व्यावसायिक गैस की कीमत में 195 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हुई है। तेल कंपनियों का कहना है कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप व्यावसायिक गैस की कीमत बढ़ गई। हालांकि घरेलू खाना पकाने वाली गैस की कीमत अपरिवर्तित रही, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिली। कोलकाता शांति निकेतन बीरभूम स्थित विश्व भारतीय परिसर में एसएफआई और एबीवीपी के बीच झड़पें हुई। शांति निकेतन में तनाव चरम पर है। दरअसल एसएफआई ने ट्रांसजेंडरों के लिए 2019 के विधेयक में संशोधन करने और 30 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्वारा इसे कानून के रूप में हस्ताक्षरित करने की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। यह विरोध प्रदर्शन शांति निकेतन के रामकिंकर मंच पर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी चल रही थी। इसी बीच एबीवीपी के सदस्य आ गए और दोनों में बहस छिड़ गई। फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। कोलकाता पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के बाद अब भाजपा बंगाल के विकास के लिए अपना ब्लूप्रिंट जारी करने जा रही है। अगले 4 से 6 दिनों में भाजपा अपना चुनावी संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी कर सकती है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि संकल्प पत्र जारी करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता आएंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि संकल्प पत्र जारी करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कोलकाता आ सकते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन गिने चुने ही बचे हैं। 1 माह के अंदर मतदान होना है, लेकिन वोटर लिस्ट का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग के कार्यालय में मिले बड़ी संख्या फार्म 6 की सूचना मिलते ही सीईओ के कार्यालय के सामने तृणमूल कार्यकर्ता जमा होने लगे। इसकी सूचना पाकर वहां भाजपा के लोग भी पहुंचे। इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। रात में भी तृणमूल कार्यकर्ता सीईओ कार्यालय के सामने से नहीं हटे। उन्होंने आयोग के खिलाफ नारे लगाए। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। अपने बयानों से विवादों में रहने वाली तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने भवानीपुर में गुजरातियों के बारे में एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माफी मांगनी पड़ी है। भवानीपुर में गुजराती समुदाय महुआ की विवादास्पद टिप्पणियों से बेहद नाराज है। अपने सांसद के बयान से तृणमूल कांग्रेस असहज है। वार्ड नंबर 70 के तृणमूल पार्षद असीम बसु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संदेश जारी किया है, जिसमें ममता ने महुआ की टिप्पणियों के लिए गुजराती समाज से माफी मांगी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बल फिर सक्रिय हो गए हैं। ईडी ने एक बार फिर शहर में छापेमारी की है। बुधवार 1 अप्रैल को ईडी बालीगंज में रियल एस्टेट कारोबारी सोना पप्पू के घर पहुंची। ईडी ने बालीगंज के फरना रोड स्थित सोना पप्पू के घर पर तलाशी अभियान चलाया। सोना पप्पू जबरन अवैध निर्माण में शामिल है। उस पर जबरन वसूली के भी आरोप हैं। इस बार ईडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है।
सोना पप्पू सत्ताधारी पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं। सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं के साथ उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है। पश्चिम बंगाल में इस साल गर्मी का मौसम जल्दी आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी इस बार अधिक असर दिखाएगी। पिछले एक सप्ताह से तेज हवा और बारिश का चल रहा सिलसिला अब थम गया है। बारिश के कारण मौसम भी काफी सुहावना था। चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल रही थी, लेकिन अप्रैल में सुहावने वो दिन खत्म हो गए हैं। सुहावना मौसम अब बदलने वाला है। अलीपुर मौसम विभाग का कहना है कि सप्ताहांत में गर्मी अस्थायी रूप से बढ़ जाएगी। कोलकाता, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में यह स्पष्ट किया कि सभी विचाराधीन मतदाताओं के भाग्य का फैसला 7 अप्रैल तक हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि उन्हें मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एक पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में कहा गया था कि 47 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है और प्रतिदिन 2 लाख मामलों का निपटारा किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी मामलों का निपटारा 7 अप्रैल तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग ने 20 मार्च को एक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है। उसका फैसला ही अंतिम फैसला होगा, इसलिए इस बार मतदान न कर पाने का मतलब यह नहीं है कि मतदान का अधिकार समाप्त हो गया है। पटना, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी और भाजपा नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में मांस मछली पर नहीं, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान उस वक्त आया है जब पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो मांसाहारी भोजन नहीं खा पाएंगे। भारतीय एलपीजी टैंकर पाइन गैस ने ईरान अमेरिका जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने का बेहतरीन रास्ता निकाला। सामान्य रास्ता माइंस से भरा होने के कारण आईआरजीसी ने इसे लारक द्वीप के उत्तर वाले अनोखे संकरे चैनल से जाने की अनुमति दी। 27 भारतीय क्रू सदस्यों ने कहा, हम जाएंगे इस रास्ते से। भारतीय नौसेना ने 20 घंटे तक एस्कॉर्ट किया। 27 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले से सिर्फ एक दिन पहले भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर पाइन गैस यूएई के रुवैस पोर्ट पर 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लौट कर रहा था। चीफ ऑफिसर सोहन लाल ने बताया कि 27 भारतीय क्रू सदस्यों को उम्मीद थी कि एक हफ्ते में घर पहुंच जाएंगे। जंग शुरू होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। ईरान ने माइंस बिछा दी और जहाजों की आवाजाही रोक दी। टैंकर को करीब 3 हफ्ते तक रुकना पड़ा। इस दौरान क्रू सदस्य हर रोज ऊपर उड़ते मिसाइल और ड्रोन देखते रहे। भारत पेट्रोलियम ने भारत गैस मिनी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को बेहद ही आसान कर दिया है। कंपनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अब भारत मिनी गैस सिलेंडर के लिए किसी एड्रेस प्रूफ वाले पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए आपको अपने नजदीकी भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा। वहां सिर्फ एक वैध पहचान पत्र आईडी दिखाना होता है, यानी आप अपनी कंपनी का आईडी कार्ड या कॉलेज का कार्ड दिखाकर नया गैस कनेक्शन ले सकते हैं। सोना और चांदी की कीमतों में 1 अप्रैल 2026 को बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही सर्राफा बाजार में हलचल तेज देखने को मिली है। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो पहले ताजा भाव चेक कर लीजिए। बुधवार सुबह सोने के दाम में 1,970 रुपये प्रति 10 ग्राम की का उछाल आया है। वहीं चांदी के भाव में भी 5,000 रुपये की बढ़त हुई है, जिसके बाद सोने के भाव 1,51,630 रुपये और चांदी के दाम 2,55,000 रुपये पहुंच गए हैं। इससे पहले मंगलवार 31 मार्च 2026 को 24 कैरेट का भाव 1,49,660 रुपये और चांदी का भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। आइए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार द्वारा जारी अलग अलग शहरों का 18, 22 और 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव 10 ग्राम 2,550 रुपये 100 ग्राम, 25,500 रुपये 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज,
डीलर प्रीमियम स्लैश स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते कीमतों में बढ़त बनी है। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,13,760 रुपए, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,12,190 रुपए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,13,610 रुपए, चेन्नई, कोयंबटूर 1,17,100 रुपए। 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,39,000 रुपए, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,37,110 रुपए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,38,850 रुपए, चेन्नई, कोयंबटूर 1,40,500 रुपए। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,51,630 रुपए, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,49,570 रुपए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,51,480 रुपए, चेन्नई, कोयंबटूर 1,53,270 रुपए। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम स्लैश मेकिंग स्लैश डीलर मार्जिन के कारण अंतर